ओके सो क्या लिखा वहाँ पर? फेल टू कनेक्ट टू सर्वर, क्या लिख रहा है? स्ट्रीमिंग नहीं हुआ है। आ गया? कनेक्ट टू योर इनकोडर टू गो लाइव। किधर है वो? तो सर का फोटो है जी, मेरा फोटो लगता ना। ये लोग फोटो घोटाला हो रहा है इधर यूट्यूब पर, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग क्लास, आज कैरी ऑन करेंगे जीपी रेटिंग का नेक्स्ट लेक्चर। थोड़ा सा टाइम के वजह से थोड़ा सा रोड में जाम ज़्यादा था, तो इस वजह से थोड़ा लेट क्लासेस है। और साथ ही साथ सुबह एक वीडियो भी बनाना था मुझे, ऑब्जेक्टिव टाइप का। वो वीडियो आपको अपलोडेड मिल जाएगा। तो सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए जीपी रेटिंग का क्लास। तो हमने फोर्स कंप्लीट कर लिया था, लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट किया था। आज जो है सो ग्रेविटेशन चलेगा। ग्रेविटेशन नेक्स्ट चैप्टर है ग्रेविटेशन, और न्यू चैप्टर है। तो जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में गाली नहीं लिखना है, ठीक है। और आराम से पढ़िए ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन होता क्या है? सबसे पहले बात तो ये निकला कि व्हाट इज ग्रेविटेशन, द टाइप ऑफ फोर्स। ग्रेविटेशन है क्या? एक प्रकार का फोर्स है। ओके, क्लियर है इतनी बातें? अब देखिए फोर्स भी कैसा फोर्स है, तो मैं बता देता हूं, यूनिवर्सल फोर्स है। यूनिवर्सल फोर्स है, अभी बताऊंगा यूनिवर्सल क्या होता है। और ऑटोमेटिकली इंड्यूस्ड फोर्स है। ऑटोमेटिकली इंड्यूस्ड फोर्स है। ऑटोमेटिकली को सेल्फ इंड्यूस्ड भी कहते हैं। तो सेल्फ इंड्यूस्ड फोर्स है। क्लियर है? तो देखिए ग्रेविटेशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच इज अ यूनिवर्सल फोर्स एंड सेल्फ इंड्यूस्ड फोर्स। लगता कहां पर है भाई? तो सेल्फ इंड्यूस होता है तो किसी भी दो बॉडी को अगर किसी प्लेस पे रखा हुआ है एट ए डिस्टेंस आर, तो उनके बीच एक एट्रैक्टिव स्लैश रिपल्सिव। तो यहां जब हम ये बात करते हैं क्या कहते हैं ग्रेविटेशन का, देखो बेटा ग्रेविटेशन ध्यान से पढ़ना। अगर आप ग्रेविटेशन को ध्यान से पढ़ते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, और इलेक्ट्रिक फोर्स वाली चैप्टर जो आपको आगे मिलेगा उसको पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाम बदल जाएगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स के जगह इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा, फॉर्मूले बदल जाएंगे, बाकी मेथड सेम टू सेम चलेगा। तो देखिएगा अभी कैसे होता है। तो ये दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स जो सेल्फ रखने के साथ ही इंड्यूस्ड हो जाता है, तो सेल्फ इंड्यूस अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तब ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो बॉडी के बीच में लग सकता है। दिस इज अ बॉडी ए एंड दिस इज अ बॉडी बी। अब यहां पर एक बॉडी हम लेते हैं, ये हमारा सन हो गया और ये हमारा क्या हो गया? अर्थ हो गया। अब इन दोनों के बीच में भी क्या लग रहा है? एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, जिसका नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दोनों के भी बीच में क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो दैट मीन्स any body, any two body placed at a distance
attract each other with a self-induced force known as gravitational force. Known as ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है? तो ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम लोग ग्रेविटेशन कहते हैं। तो किसी भी दो बॉडी के बीच में एट ए डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो सर्टेन डिस्टेंस पे रखने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक इंड्यूस होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब अर्थ किसी को अट्रैक्ट करता है, अपने साइड पुल करता है, तो किस फोर्स से करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स से करता है। आप ऊपर में कोई बॉल रखे, हाथ से छोड़ेंगे, नीचे गिरेगा अर्थ की ओर, तो किस फोर्स से होगा? वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे आएगा। तो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज ऑल्सो नोन एज ए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, जो अर्थ अट्रैक्ट करता है जिससे, इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेविटी। क्या कहते हैं इसको? ग्रेविटी कहते हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स सब जगह लग रहा है, अगर ये अर्थ के कारण लगा तो उसका नाम तुरंत बदल जाता है और क्या हो जाता है? ग्रेविटी नाम हो जाता है। अब अर्थ अट्रैक्ट करेगा मून को, अर्थ सन से अट्रैक्ट होगा, तो ये सारे चीजें किसके कारण स्थिर रहता है? ग्रेविटी के कारण स्थिर रहता है। क्लियर है इतनी बातें? इतना में किसी को दिक्कत? इतना में किसी को दिक्कत? तो मैंने बात किया कि एनी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, तो इसी के नाम से इनका नाम हो जाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और एक नियम निकल के आता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दिस लॉ इज गिवन बाय न्यूटन बाबा। किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन के द्वारा दिया गया है। तो क्या कहता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो थोड़ा हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, एनी टू बॉडी ऑफ मासेस m1 एंड m2, अब बॉडी है तो उसका तो कुछ ना कुछ मास होगा ही भैया, तो मैंने मास माना m1 एंड m2 एट ए डिस्टेंस आर, एनी टू बॉडी ऑफ masses m1 एंड m2 kept at a distance आर अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ फोर्स known as gravitational force. With a gravitational force. कौन सा फोर्स से अट्रैक्ट करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो बेटा, इसे तोड़ तोड़ के याद रखोगे तो ज्यादा देर तक याद रहेगा। पॉइंट फर्स्ट हो गया। पॉइंट सेकेंड क्या कहता है? दिस फोर्स इज, कौन सा फोर्स? ए वाली फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस।
प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस। क्लियर है इतनी बात? पॉइंट 2 हो गया। अब पॉइंट थर्ड आएगा। तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है भैया? तो थर्ड पॉइंट कहता है एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a square of the distance between them. Distance between them. अब यहां पर बात किया, मैं थोड़ा इसको साइड कर देता हूं। क्लियर दिखाई दे रहा है सबको? नहीं दिखाई दे रहा? अब दिखाई दे रहा है? ओके। अब मैं थोड़ा इसको इधर से बताता हूं। सपोज दैट देयर इज अ टू बॉडी। यहां पर एक बॉडी है, एक यहां पर। ए बॉडी का नाम ए है, ए बॉडी का नाम बी है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। अब दोनों का सेंटर से सेंटर डिस्टेंस मैंने लिया और वो डिस्टेंस जो पड़ा वो r के बराबर में पड़ा। किसके बराबर में पड़ा? r के बराबर में पड़ा। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा जिसका नाम रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। अब वो कैसा होगा? दिस फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस। तो मैंने माना कि दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स, जिसका नाम F से डिनोट किए, और F इज व्हाट? एयर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पहला क्या कहता है? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस, मीन्स m1 गुना m2 अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट हम यूनिवर्सल सेकेंड लॉ क्या कहता है हमारा? दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखना भूल गया, देखिए तो यहां पर मैं लिख देता हूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब F इज इनवर्सली में 1 कर देंगे और दोनों के बीच का डिस्टेंस r है तो r का स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब यहां से देखिएगा, इतना ही बात आपको यहां पर अभी याद रखना है। तो ये आपको दो इक्वेशन मिले न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। क्या मिले? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 गुना m2, और दूसरा आपको इक्वेशन मिला F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी बोल सकते हैं 1/r स्क्वायर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। क्लियर है इतनी बातें? तो ये आपको दो इक्वेशन मिला है, इसको ध्यान में रखना है। अब आगे चलते हैं। तो नो आपको यहां पे दो इक्वेशन मिला था। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम देखेंगे क्या क्या था इक्वेशन। तो सर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 गुना m2 while F is inversely proportional to a square of the distance. Now from equation first and second दोनों को मैचअप करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? हमें मिल जाएगा F is directly proportional to m1 गुना m2 divided by r square. From solving equation फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है। अब F इज प्रोपोर्शनलिटी का साइन है m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर है। अब जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं बेटा, तो बताया था कि कोई कांस्टेंट को गुना करते हैं। तो कांस्टेंट K होता है, यहां पर इसी कांस्टेंट का नाम क्या कर दिया? कैपिटल G कर दिया। क्या कर दिया? कैपिटल G। तो मैं कांस्टेंट में G m1
m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर पुट कर रहा हूं। अब इसको g को क्या कहा जाता है बेटा, इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। तो किसी भी दो बॉडी के बीच में कितना फोर्स लगता है, तो किसी भी दो बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जो किसके बराबर होता है, कैपिटल G इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। कैपिटल G क्या है हमारा, यूनिवर्सल और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। क्या है, कैपिटल G हमारा क्या है, यूनिवर्सल और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब हर कांस्टेंट का अपना वैज्ञानिकों ने वैल्यू दिया है, तो आगे देखते हैं कि उसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। इतना क्लियर है यूनिवर्सल और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में। तो ये फोर्स है, फोर्स का एसआई यूनिट तो न्यूटन ही रहेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये जो एफ है यही क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। यही क्या है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स है। आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बॉडी है। m1 m2 क्या है, मासेस ऑफ द बॉडी है। क्लियर है इतनी बातें। इसमें किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। बताइएगा, तब तक मैं पानी पीता हूं। Hello. Okay. Now come towards the next session. इतना दूर तक सबको समझ में आया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, F इजकल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला भी याद है तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन याद रहेगा। कैसे, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। बस इतना ही याद रखना है। अब आगे चलते हैं। कहता है, नोट कर करके लिख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव में जो पूछता है मैं उसे बताते जाता हूं ताकि प्यारे बच्चों को दिक्कत ना हो। ठीक है, ये तो थिकनेस से मोटा होता है जी। कलर प्रीव्यू रेड हो रखा है। ये वाली से दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है ना, ये वाली दिख रहा है ना। ठीक है, देखिएगा। ओके, तो कहता है नोट करके लिखिएगा, नोट if the distance between the body is doubled, अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, मतलब आर जो है सो क्या बन जाए, 2r बन जाए। तो ऐसे में हमारा इनिशियल फोर्स क्या था, G m1 m2 अपॉन
आर स्क्वायर। F1 फर्स्ट केस तो ये है, लेकिन सेकेंड केस में F2 हमारा क्या हो जाएगा, G M1 M2 डिवाइडेड बाय 2R का स्क्वायर, दैट बिकम व्हाट, G M1 M2 बाय 4R स्क्वायर। अब इतना दूर तक तो मेरा F1 है, इतना दूर तक मेरा क्या है भैया, F1 है, तो मैं लिख सकता हूं F1 बाय 4। तो क्या निष्कर्ष आया, इफ द डिस्टेंस बिटवीन बॉडी इज डबल देन फोर्स बिकम व्हाट, 4 टाइम्स, फोर्स बिकम व्हाट, 4 टाइम्स। ओके ना। सो देखिए, इफ द डिस्टेंस between the body is doubled, डबल कर दिया गया है, then the gravitational force between them become 1/4। कितना बन जाएगा, 1/4 इनिशियल का बन जाएगा। क्लियर है। और अगर इधर लाएंगे तो 4 टाइम्स सेकेंड फोर्स के बराबर में फर्स्ट फोर्स आएगा। क्लियर है इतनी बातें। तो ये पॉइंट को याद रखिएगा, यहां से ये डायरेक्ट पूछते हैं। ठीक है। तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन बॉडी इज डबल द फोर्स बिकम व्हाट, 4 टाइम्स, मतलब 1/4 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि इफ द नोट 2, इफ द डिस्टेंस बिकम हाफ, तो देन क्या होगा बेटा, तो ये फिजिकल टू क्या हो जाएगा, GM1 M2 और R/2 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो R/2 मतलब R²/4 आ जाएगा। तो GM1 M2 और R²/4। अब नीचे वाला कहां चला जाएगा बेटा, आपका ऊपर चला जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, F = G × 4 M1 M2 बटा R²। अब इतना वाला क्षेत्र को देखिएगा बेटा, इतना वाला चीज, तो ये हमारा क्या है, ये तो हमारा F1 है। तो जो नया F2 आपको बना वो क्या बना, 4 टाइम ऑफ F1 बना। तो इसमें क्या लिखेंगे, इफ द डिस्टेंस बिकम हाफ देन फोर्स बिकम 4 टाइम्स। फोर्स कितना हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। क्लियर है। इसमें किसी को कोई डाउट? चलिए, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं है। सारे जगह लगता है, हर तरीके के बॉडी पर लगेगा जिसका मास होता है। अगर मास नहीं है तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा, मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। नेक्स्ट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, अगला लिख लीजिएगा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंफिनिटिव देन F कितना हो जाएगा बेटा, 0। एंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0 देन F कितना हो जाएगा बेटा, तो पलट जाता है और F हो जाता है आपका इंफिनिटिव। क्लियर है इतनी बातें। F क्या हो जाता है आपका, इंफिनिटिव हो जाता है। अब आगे देखते हैं, तो अगला टॉपिक है हमारा, वो मैं नेक्स्ट पेज में करूंगा। और मैं पेज को वाइट करूंगा तो यहां से मेरे ख्याल से ब्लैक आ जाएगा, तो मैं वाइट करता हूं।
अरे ब्लैक चलने लगा, गुड। अब व्हाइट में पढ़ेंगे, थोड़ा ज्यादा दिखे। तो देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, तो सबसे जो वीवीआई चीज है जो आपको याद रखना है वो एक तो यूनिट, तो यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो एक तो आपको यूनिट, तो यूनिट आपको याद रखना है। दिखाई दे रहा है, वो बड़ा बकलोल बना दिया है इसको, न लाइट दिया है ना और कुछ दिया है, ऐसे ही कह देता है लाइव ले लीजिए। क्या करेंगे ऐसे में? तो यूनिट इसका एसआई यूनिट आपको बता देता हूं, पहले ही रट लीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत इसमें? और एसआई यूनिट हो गया, और ये रट लीजिएगा, ये वाली चीज रट लेना है, वो पूछते हैं। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एसआई यूनिट होता है। अब दूसरा क्या बचा भैया? तो सर दूसरा तो कुछ नहीं बचा, कि कुछ बचा है बताइए। एसआई यूनिट वैल्यू, तो वैल्यू क्या होता है? जी का वैल्यू होता है बेटा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर वैल्यू होता है। तो ये दो चीजें बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि बेटा ये दो चीजें वो बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से बार बार पूछते रहते हैं। अब यहां पर आप कंफ्यूज हो जाइएगा ज्यादातर, तो जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, आप एक चीज को याद रखिएगा, आपको यूनिट भी याद रहेगा, ये इसका यूनिट हुआ। अब देखते हैं कि ये कैसे आया है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, तो F बराबर होता है भैया हमारा, F बराबर हमारा है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यूनिट को देखते हैं कैसे आएगा। तो हमको क्या निकालना है? जी को यहीं छोड़ देंगे, बाकी को एक साइड भेज देंगे। तो नीचे वाला ऊपर गया तो एफ इंटू आर स्क्वायर, ऊपर वाला नीचे आया तो अपॉन m1 इंटू m2 दैट इज इक्वल टू जी आया बेटा। अब एफ के लिए फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। सर फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, अब आर स्क्वायर, तो आर का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो मीटर का स्क्वायर। मास फर्स्ट बॉडी का तो वो भी सर केजी में रहेगा, और सेकेंड बॉडी का भी केजी में रहेगा। तो ये हो गया आपका जी। अब इसको इस साइड में मैं लिख रहा हूं बेटा, तो क्या हो गया ये? न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये बटा तो बटा, केजी गुना केजी, केजी स्क्वायर आपका यूनिट आ गया। क्लियर है इतनी बातें? तो इसीलिए फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आगे देखते हैं। मैं देखो बड़ा लिखता हूं क्योंकि मेरा ख्वाब बहुत बड़ा है, इसलिए बड़ा बड़ा लिखता हूं। ठीक है, तो ख्वाब हमेशा बड़ा रहना चाहिए, भले कुछ मिले या ना मिले। ठीक है, आगे देखते हैं कि बाजार में क्या है। तो वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है? तो देखिए क्या लेंगे, तो मैं मानता हूं कि से दो बॉडी हमारा मास जिसका 1 केजी और 1 केजी है। मास हमारा क्या लेता हूं? 1 केजी और 1 केजी जब लूंगा तो दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा? तो अगर यूनिट डिस्टेंस पर यूनिट मास का बॉडी रखा हुआ है तो दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा? तो इफ अ बॉडी
of unit masses and unit distance produce a gravitational force of 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन के बराबर में फोर्स प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि ये फिजिकल टू क्या, जी, m1 भी यूनिट, m2 भी यूनिट, r भी यूनिट, तो ये जब ऐसे ऐसे सब खत्म तो ये फिजिकल टू आपको क्या मिल गया, जी, और जी की वैल्यू कितनी होती है बेटा, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और जब फोर्स जी बन गया तो यहां पर आ जाएगा आपका न्यूटन। क्लियर है इतनी बातें? तो जब 1 kg का बॉडी होगा, 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखना रहेगा, ठीक है, तो O बराबर किसका होगा भैया, तो सर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर होगा। किसी को कोई दिक्कत? किसके बराबर होगा वो? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर होगा। अब हाउ टू गेट अ वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फर्स्ट केस इज दैट, और उसके बाद आपको है केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, दैट इज द सेकेंड केस, और कहां पे जी का वैल्यू ज्यादा होता है कम होता है, थर्ड केस। फ्री फॉल का एक केस है, तो वो तो हमने फ्री फॉल का केस तो आपको बताया था, वहीं से आपको जी निकालना है। उसके बाद है मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून ऑन अदर सेलेस्टियल बॉडी, और फिर प्रेशर इन फ्लूइड, बायोएंट फोर्सेस, तो ये थोड़ा आपका लंबा चलेगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? इतना किसी को कोई दिक्कत? तो ये फिजिकल टू आपको क्या आ गया, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कीजिएगा बेटा। मुझे लग रहा था कि मैं छोटा वाला जी का वैल्यू निकाल के बता देता उसके बाद, बट कोई नहीं, क्वेश्चन करते हैं पहले, और ज्यादा पढ़ लोगे तो दिमाग में जाएगा नहीं, तो इसलिए क्वेश्चन कीजिए। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन force of gravitation due to earth on a ball of 1 kg mass lying on the ground टेक मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ कितना होता है बेटा, तो मास ऑफ अर्थ होता है 6 गुना 10 के पावर 24 kg। याद रखिएगा ये वाली चीज। और रेडियस ऑफ अर्थ, तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है बेटा, तो रेडियस ऑफ अर्थ हमेशा होता है मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, तो 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, और जी का वैल्यू तो आपको पता ही है, इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर है? तो ये तीनों वैल्यू मास ऑफ अर्थ जरूर याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये तीनों वैल्यू को जरूर याद रखिएगा। तो इसको क्या कह देता हूं, इसको याद करने के लिए VVI कह देता हूं। ठीक है, ये वैल्यू कहीं से भी पूछ सकते हैं किसी भी तरीके से, या आपको न्यूमेरिकल में यूज हो जाएगा। इसके बाद आएगा मास ऑफ सन, भी हम लोग पढ़ते हैं,
फिर मास ऑफ मून भी पढ़ते हैं। तो जो जो चीजें जरूरी का है वो मैं जैसे जैसे आते रहेगा बताते जाऊंगा। तो मास ऑफ अर्थ तो निकालिए इस क्वेश्चन में कि क्या आएगा। सन का भी लिखा दूं, चलिए लिखा देता हूं कुछ ही देर में। हो गया जी। तो देखिएगा इसे सोल्व कैसे करते हैं। तो कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मैंने लिखा G(m1m2) डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो क्या कहता है बॉल का मास कितना है m1, तो m1 मास इतना और m2 मास इतना। तो g का वैल्यू मैं रख देता हूं 6.67 इंटू 10⁻⁻11। m1 का वैल्यू 1, m2 का वैल्यू आपको अर्थ का मास पुट करना रहेगा डिवाइडेड बाय r का वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, तो किलोमीटर। अब किलोमीटर को मीटर में बदले तो 10⁻³ से फिर से गुना डिवाइडेड बाय 2 करने पड़ेगा। क्लियर है इतनी बातें। तो जब डिवाइडेड बाय 2 किए आपके सामने ये फॉर्मूला का जो भी है फॉर्मूले पे मैंने वैल्यू पुट किया तो मुझे कुछ ऐसा चीज मिला। अब इसको मैं सोल्व कर दूंगा तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा 6.4 इंटू 6.4, 10 के पावर 6 का पावर 2 का मतलब 10 का पावर 12 हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सो आप लोग कैलकुलेट कीजिए। 12 ऊपर जाएगा 12 और 12 में से 11 गया 10, तो ये तो टोटल कट गया, तो इंटू 10 आ गया। बाकी का वैल्यू आप कैलकुलेट करके देखिए तो 6.67 इंटू 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 6.4 इंटू 6.4, तो इसका वैल्यू कितना आता है, तो इसका वैल्यू आएगा 9.8 न्यूटन। इसका वैल्यू कितना आता है 9.8 न्यूटन। तो यही वैल्यू जो है सो स्मॉल जी का है, अभी मैं बताऊंगा कैसे आ रहा है। तो इसकी वैल्यू आपको मिल गई 9.8 न्यूटन। कैलकुलेट कीजिए और फाइंड आउट मिला लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? इतना ही जरूरी है। चलिए मास ऑफ सन लिख लीजिएगा बेटा। तो मास ऑफ सन होता है 2 गुना 10 के पावर 30 kg। ये याद कर लीजिएगा मास ऑफ सन
मून भी लिख लीजिएगा। मास ऑफ मून होता है बेटा 7.4 इंटू 10⁻22 kg। 7.4 इंटू 10⁻22 kg। क्लियर है? तो मास ऑफ सन, मास ऑफ मून, मास ऑफ अर्थ अभी ही बताया मैंने कितना होता है। तो सर मास ऑफ क्या बोले सर, तो मास ऑफ मून तो 6 गुना 10⁻24 kg। ठीक है, मास ऑफ अर्थ भी आपको पता हो गया, मास ऑफ सन भी पता हो गया, मास ऑफ मून भी पता हो गया। ये सब डायरेक्ट पूछते हैं, इसीलिए मैं बता दे रहा हूं। क्लियर है इतनी बातें? कोई दिक्कत किसी को? छोटा वाला जी का वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगा विद इन 2 मिनट्स। अगला क्वेश्चन करे बेटा। तो एक और क्वेश्चन कीजिएगा, मैं थोड़ा पीडीएफ खोल लेता हूं तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो यहां पर एक क्वेश्चन है, राइट डाउन अ क्वेश्चन। द ग्रेविटेशनल force between two body is 49 Newton. How much distance between these objects must be decreased ये डिक्रीज है, so that the force between them becomes डबल। चलिए कीजिए इस क्वेश्चन को। हो गया?
तो देखिएगा बेटा इसे कैसे करते हैं। तो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, अब ये किसके बराबर है बेटा, आपको 49 न्यूटन के बराबर है। अब कहता है हाउ मच डिस्टेंस बिटवीन दीज बॉडी मस्ट बी डिक्रीज। तो मैं r को क्या कहता हूं, x कह देता हूं। नया डिस्टेंस हमारा क्या है, x है, और नया फोर्स हमारा क्या होगा, तो फोर्स एट x, तो g। अब सिर्फ डिस्टेंस घटाने के लिए कहा है, बाकी कोई भी चीज करने के लिए नहीं कहा है। तो f ऑफ x इक्वल टू जी, और बाकी जो जैसा है वैसा ही रहने दूंगा। अब r की जगह आर एक्स का स्क्वायर आ गया। तो ये f ऑफ x किसके बराबर हो जाएगा बेटा, डिक्रीज फोर्स बिटवीन बिकम्स डबल। तो फोर्स किसके बराबर हो जाए, 49 का डबल, तो 2 इंटू 49 मतलब 98 न्यूटन के बराबर हो जाए। यही कहता है इतनी बातें। तो आर एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो चलिए अब सोल्व करते हैं इसे। तो देखो बेटा, पहला वाला फोर्स को क्या कर दो, दूसरे वाले फोर्स से डिवाइड कर दो। तो ये क्या आ जाएगा आपका 49 अपॉन 98 इक्वल टू क्या आ गया बेटा, तो पहला वाला जी सर m1 m2 सर बटा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी सर m1 m2 सर बटा आर एक्स का स्क्वायर, यही आएगा, यही आएगा। तो ये डिवाइड जब हटेगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। तो m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, अब ऊपर वाला आर एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी m1 m2। अब जी m1 m2 से जी m1 m2 कट गया बेटा, कट गया कि नहीं। तो आपको क्या मिला कि 49 अपॉन 98 इक्वल टू आर एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यही हुआ। तो इसको मैं 2 टाइम में कट कर देता हूं बेटा। तो आर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया, आर एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू आपको क्या मिल गया 1/2। तो आर एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर के बराबर हो गया। तो 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ होता है। 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ होता है। तो नया जो डिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, हाफ होगा पुराने डिस्टेंस का। तो देयरफॉर आर एक्स इक्वल टू क्या आया आपका, √1/2 का आर आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि r/√2 हुआ। तो आर एक्स आपका नया डिस्टेंस r/√2 हुआ, यही आपका क्या है, डिक्रीज्ड वैल्यू है। तो कहता है कितना डिक्रीज किया गया, क्वेश्चन क्या पूछा है, कितना डिक्रीज किया गया। तो कितना डिक्रीज किया गया है, तो डिक्रीज बराबर क्या हो जाएगा आपका, r, पहले क्या था, r था, और अब क्या है r/2, तो माइनस r/√2। तो r कॉमन मिल गया, √2 माइनस 1/√2 टाइम्स डिक्रीज हुआ है। तो कितनी वैल्यू डिक्रीज हुई है, √2 माइनस 1/√2 वैल्यू डिक्रीज हुई है। क्लियर है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था बट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको आप लोग कीजिए, ठीक है, एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल के कल चीजें सीखेंगे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़िए। धन्यवाद।